नमस्कार मित्रों। कई दिन से जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आज 9 जून 24 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रपति भवन में। तो मित्रों, उस पर सोचा कि उस पॉइंट पे कुछ अपने व्यू भी रखें और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं लोकसभा इलेक्शन और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करें। मित्रों, ये आपका जो है अभी हाल ही में जो लोकसभा संपन्न हुआ है, ये देश की 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ है। और जो आपके संसद भवन है उसके वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो अपर हाउस हो गया जो कि राज्यसभा, जो इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि के द्वारा उसमें प्रतिनिधि को चुना जाता है। उसमें विधानसभा, लोकसभा, उसमें विधानसभा के सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हाँ, विधानसभा ही कुछ। और जो आपका लोअर हाउस है संसद का, यानी कि लोकसभा, उसके डायरेक्ट रूप में जो है उसमें जनता का पार्टिसिपेशन होता है। और यही जो सभा होता है, देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा डिसाइड करता है। वर्तमान में देखा जाए तो 543 जो है लोकसभा की सीटें हैं पूरे देश में, और 2 आपका एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो हैं। और ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी उसमें डिसाइड किया गया था कि 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, और 550 से ज़्यादा नहीं हो सकता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। वर्तमान में देखा जाए तो 543 पर भी वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग आपकी जो है 18वीं लोकसभा इलेक्शन था ये, और ये आपका स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल से और 1 जून तक ये कंटिन्यू चला है, जिसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। इस लोकसभा इलेक्शन में देखें तो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और इस लोकसभा इलेक्शन में देखें तो पिछले बार जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो थोड़ा सा जो है डाउन हुआ है। पिछले बार बीजेपी की नंबर ऑफ़ सीटें जो थी वो 303 सीटें थीं, जो इस बार जो है कुछ 63 के आसपास सीटें घटी हैं। और वर्तमान में जो बीजेपी की सीटें आई हैं वो 240, और जो एनडीए का जो गठबंधन का सरकार है, एनडीए की जो सीटें हैं वो कुल मिला के 293 के अप्रॉक्स 293 शायद है। और जो अपोजिशन के जो इंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस, उसका जो नंबर ऑफ़ सीटें हैं वो 234 के आस 234 है। तो मेजॉरिटी होने के नाते जो एनडीए को बहुमत मिला है। और आज जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। मित्रों, अगर ये भी बता दें कि 18वीं लोकसभा इलेक्शन था जिसमें 16वें प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए हैं, और 15वें राष्ट्रपति भी करंट में हैं, और 15th जो है वाइस प्रेसिडेंट भी 15 ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ किस नंबर के हैं क्वेश्चन अब हर जगह करीब करीब आता है। मित्रों, अगर कुछ इसके पॉइंट से डिस्कस करें तो ये जो लोकसभा इलेक्शन था बड़ा ही इंटरेस्टेड और बहुत ही फाइट हुआ। इसमें जो अपोजिशन की जो प्रिपरेशन थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की थी, और गवर्नमेंट को जो इस इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है।
2019 के कंपेयर में जो है उसे महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के डिवीज़न के कारण कुछ इसमें लॉस हुआ है, और यूपी में जो है कुछ प्राइमरी मुद्दे थे जिनको मैनिपुलेट किया गया है अपोजिशन के द्वारा, जैसे संविधान खतरे में है या फिर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी, इस टाइप के कुछ। और कुछ यहाँ पे जो बेसिक मुद्दे थे जो गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाई थी, जैसे रोज़गार के मुद्दे या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो वैकेंसी थी वो नहीं आ रही थी, और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे जिनको बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करके अपोजिशन के द्वारा इसका फ़ायदा उठाया गया है। अगर वोटिंग परसेंट की बात किया जाए तो बीजेपी को 18वीं लोकसभा इलेक्शन में ओवरऑल जो है अगर इसका वोट शेयर देखा जाए तो पिछले इलेक्शन कंपेयर में बैलेंस था, ये कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल इंडिया के बात में पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो बीजेपी की जो वोटिंग शेयर था उस समय जो वोटिंग शेयर था 2019 में और अभी के वोटिंग शेयर दोनों ही सेम थे। डिफरेंस केवल यूपी में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि 41.35% जो इनका जनता जो वोटिंग शेयर था इनका था, और अपोजिशन का जो वोटिंग शेयर था वो 33% एसपी समाजवादी पार्टी और 8 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट समथिंग जो है वो वोटिंग शेयर आपका कांग्रेस पार्टी का था। दोनों मिलाकर के 42 पॉइंट समथिंग इसका वोटिंग शेयर था, यानी कि बीजेपी और इंडी अलायंस का जो वोटिंग शेयर है उसमें डिफरेंस बहुत माइनर डिफरेंस था। अगर मित्रों कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करें तो इस इलेक्शन में ये साबित होता है कि जो इंडिया का डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। अभी जो हाल ही में जो है एक पॉइंट अपोजिशन के द्वारा उठाया गया कि ईवीएम हैकिंग का या फिर ईवीएम से वोटिंग, वो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और इस इलेक्शन में ये क्लियर हो गया कि ईवीएम को हैक तो नहीं किया गया था पहले भी और अभी भी कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। दूसरा जो इसमें क्लियर हुआ है वो ये है कि जो बीजेपी के जो वोटिंग है वो पूरी तरीके से बैलेंस में है। पहले भी इनका वोटिंग शेयर 14 में, 19 में और 24, ये तीनों वोटिंग शेयर देखा जाए तो बड़ा माइनर डिफरेंस हुआ है। मित्रों कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 सीटें जो हैं जिनको ये मान के चला जा रहा था कि नहीं हो सकते हैं, वो लॉस हुआ इसमें, जैसे कि अयोध्या की सीटें और कुछ और सीटें। मैं इन सभी सीटों पे अगर देखूं तो बड़े बारीकी से अगर मैं इस पे डिस्कस करूं तो कल मैं बीबीसी न्यूज़ में देख रहा था अयोध्या की सीटें जो है लॉस क्यों बीजेपी से हो गया। उसके पीछे फर्स्ट रीज़न है कैंडिडेट। वहाँ का जो कैंडिडेट थे श्री अवधेश प्रसाद काफ़ी मजबूत और कद्दावर अच्छे कद के लीडर थे। उनकी जब मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, उनकी जो बात करने की शैली, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस देख रहा था तो पता चल रहा था कि वो 6 बार के वो मंत्री रह चुके हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट असेंबली में। और उनका जो कनेक्शन था, डायरेक्ट कनेक्शन जनता के द्वारा, बड़ा ही बेहतरीन लगा उस बॉडी लैंग्वेज में। डीबीसी का कुछ उसमें मैं देख रहा था उसमें। बाकी कई जगह जो अगर बीजेपी हारी है तो कुछ कैंडिडेट और कुछ नाराज़गी को बताया जा रहा था। मित्रों और कुछ अपने मुद्दे अगर डिस्कस करूँ तो मैंने इस इलेक्शन में रियलाइज़ किया है कि अगर वोटिंग में धांधली हो, ईवीएम तो नहीं बता सकते हैं बट वोटिंग में धांधली बहुत आराम से हो सकता है। मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे आप ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि जो कैंडिडेट का नाम है वही वोट कर रहा है। क्योंकि मेरा भी फिंगरप्रिंट लिया गया है तो उसमें भी कुछ ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, अगर मेरे ही नाम के प्लेस पे कोई और भी अगर पर्सन
वोटिंग करना चाहे तो बड़े आराम से इस जो करंट सिनेरियो है देश का वोटिंग का ईवीएम के द्वारा बड़े आराम से हो सकता है। कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि कोई फिंगरप्रिंटिंग कोई मशीन ली हुआ हो या फिर जिससे एक बता सकते हैं कि मेरे नाम का पर्सन जो है वो जो वोट कर रहा है वो मैं ही हूँ, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा है। अगर तो इस फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि इस फील्ड में कुछ खामियां हैं। दूसरी खामियां मुझे ये लगी कि इलेक्शन कमीशन को कुछ और ही स्टेप इस फील्ड में लेना चाहिए जिससे नंबर ऑफ़ वोटिंग और परसेंटेज बढ़े, क्योंकि आप 50% या 60% जनता ये डिसाइड कर रही है करंट टाइम में कि उनका जो लीडर होगा कौन होगा। यानी कि 40% आबादी अभी भी जो है वो वोटिंग से दूर है। अब ये कई रीज़न हो सकते हैं, कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं कि वो उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी बेहतर हो और वो लाइन में नहीं लगना चाह रहे हो, या फिर वो दूसरी रीज़न और है कि ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहाँ पे आपका वोटिंग में नाम है और आप दूसरी जगह ज्वाइन में हैं तो भी आप क्यों क्यों टाइम, ये बहुत टाइम लॉस लगता है। तो इस फील्ड में भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेप उठाना चाहिए और इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देश का जो अभी लोकतंत्र में जो अपनी लीडरशिप डिसाइड हो रहा है वो केवल और केवल 50% जनता ही कर रही है, यानी 50% लोग का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इसे गंभीरता से लेकर के कुछ ऐसा स्टेप निकाले जिससे देश में 100% मतदान हो सके। मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है जैसे अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर कई स्टेट या फिर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें QR कोड से उनकी फिंगरप्रिंटिंग की जा रही है, या फिर इस टाइप से कुछ ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर एक स्टेट में कोई भी जहाँ भी रहे वहाँ से एक सेंटर प्रोवाइड करें। उस सेंटर पे जाकर के दिल्ली में कोई बिहार का पर्सन दिल्ली में ज्वाइन है, किसी पोस्ट पे ज्वाइन है या फिर प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर जा कर के जो है अगर वो वोटिंग में इंटरेस्टेड है तो बिहार में जा कर के दिल्ली से ही उस वोटिंग को जो पार्टिकुलर प्लेस बनाया गया है वोटिंग का, वहाँ पर जा कर के जो है EVM के द्वारा वोटिंग कर सके। और पहचान के लिए कुछ ऐसी मशीन गवर्नमेंट इन्वेंट करे जिससे बिहार का या फिर यूपी का पर्सन अगर महाराष्ट्र या फिर दिल्ली में या फिर साउथ इंडिया में ज्वाइन है तो वहाँ पर उस वोटिंग सेंटर जा कर के अपने फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पे अगर वोट करना चाहे तो वोटिंग सेंटर जा कर के वोट कर सकें और अपने कैंडिडेट को और अपने पार्टी को जो है वो सुदृढ़ कर सकें। वोटिंग का मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ इन्वेंट किया जा सके जिससे अगर साउथ इंडिया में कोई ज्वाइन है तो चेन्नई में ज्वाइन है या फिर बेंगलुरु में ज्वाइन है और यूपी का या फिर बिहार में वोटिंग का नाम है उसका, तो स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर लोकलिटी, फिर उसके प्लेस ऐसे ओपन हो और फिर वहाँ पे जा कर के वो डायरेक्ट कर सकें। इससे होगा क्या, इससे भारत में जो है वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और वोटिंग परसेंट बढ़ने से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे भी मजबूती मिलेगी और देश की लोकतंत्र की अखंडता, एकता और जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास ये और बढ़ेगा। आज के लिए मित्रों इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपका वही लोकेशन है वाराणसी का। यहाँ इस जगह से अभी देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी वो संसद चुने गए हैं। हालांकि मार्जिन उनका जो है 2014 और 19 कंपेयर में काफ़ी कम हुआ है। उसमें जो मार्जिन था वो 3 लाख प्लस था। इसमें वो जो मार्जिन है वो उनके अपने प्रतिद्वंदी अजय राय जो कि इंडिया गठबंधन अलायंस के जो है लीडर थे और काफ़ी सक्रिय लीडर थे, उनसे जो है इनका वोटिंग मार्जिन 1,55,000 के आसपास से जीते हैं। आज के लिए इतना ही और भावी देश के 16वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।